नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के दायरे के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसको ना स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा लास्ट क्लास के बारे में जानते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण। ठीक है, इनके बारे में पढ़ा था। अब हथियारों की होड़ की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई थी, इसका एक ही रीज़न था कि भाई चाहे अमेरिका हो चाहे सोवियत संघ हो, दोनों इस बात को लेके सचेत थे, यानी कि चिंतित थे कि अगर कल को फाइट होगी तो हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई हथियार या वेपन्स की किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो जाए। इसलिए इन्होंने हथियार बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाए। ठीक है, अंधाधुंध हथियार बनाए। ठीक है, अब आता है हथियारों पर नियंत्रण। हथियारों पर नियंत्रण क्यों करा गया, इसका एक कारण है कि भाई दोनों ही संगठन, चाहे अमेरिका हो चाहे सोवियत संघ हो, दोनों ही परमाणु युद्ध से बचना चाहते थे। क्योंकि ये लोग जानते थे कि अगर कल को फाइट होगी तो परमाणु बमों का इस्तेमाल हुआ तो उसका परिणाम क्या होगा, है ना। क्योंकि ये जापान के ऊपर देख चुके थे, क्योंकि जापान पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। इसलिए ये लोग घबरा रहे थे कि भाई कल को परमाणु युद्ध ना हो जाए, इसलिए हथियारों पर नियंत्रण भी करा गया। और एक और रीज़न है कि जो पैसा वेपन्स बनाने पे खर्च कर रहे थे ये लोग, बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे थे, जिसके कारण देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो डगमगा रही थी। ठीक है ना, यानी कि जो देश जो ठीक से वर्क नहीं कर पा रहा, क्योंकि सारा जो एक्सपेंस था वो सारा वेपन्स पे खर्च हो रहा था, और देश की जो इकोनॉमिक थी उसको आगे बढ़ाने में, यानी उसको विकास करने में दिक्कतें आ रही थी। इसलिए एक्सपेंस को भी कम करा गया, है ना। जबकि हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण की दोनों स्थिति उत्पन्न हुई होगी तो कुछ संकट की स्थिति भी उत्पन्न हुई होगी, जिसको हम शीत युद्ध के दायरे के द्वारा परिभाषित करते हैं। ठीक है, चलिए अब शीत युद्ध के दायरे को स्टार्ट करते हैं, है ना। और इसको स्टार्ट करने से पहले सोचो, ये जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है। अगर 2 मार्क्स का आएगा तो इतना पूछेगा, ठीक है, और 6 मार्क्स का आएगा तो ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और यहीं से गुट निरपेक्षता की भी स्टार्टिंग हुई थी, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। चलिए अब एक एक करके इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, ओके, जो हमारे सिलेबस के पार्ट्स हैं। शीत युद्ध के दौर में कुछ संघर्षों की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसे शीत युद्ध के दायरे कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसे संघर्ष की स्थिति, है ना, यानी कुछ संकट हुए, यानी कि कुछ संकट की स्थिति, यानी कि तनावपूर्ण वातावरण क्रिएट हो गया था। लेकिन ये जितने भी संघर्ष है ना, ये एक लिमिट तक रहे, यानी कि इन्होंने परमाणु युद्ध का रूप नहीं लिया था, है ना। युद्ध भी हुआ, लड़ाई भी हुई, लेकिन ना परमाणु युद्ध नहीं हो पाया। ठीक है, ओके। जैसे कि कोरिया संकट, इसके अंदर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया आपस में लड़ाई हो गई थी इनकी। बर्लिन संकट आप सबको पता है, जिसमें पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप, यानी कि जर्मनी को 2 हिस्सों में बांट दिया था। जर्मनी, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, उसके 2 टुकड़े कर दिए थे जर्मनी के, जो बर्लिन की दीवार है। ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट, इसके बारे में आप सबने पढ़ा है, जिसको शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि इसमें ना 3rd वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो सकती थी। क्यों हो सकती थी, क्योंकि ना इस युद्ध में ना सोवियत संघ द्वारा कह सकते हो कि परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, जो तैनातें कर दी गई थी परमाणु। अगर छोटी सी और भी गलती हो जाती तो परमाणु युद्ध भी हो सकता था। इसलिए इसको क्या कहते हैं, शीत युद्ध का चरम बिंदु। और कभी कभी इसको कहा जाता है कि तीसरे विश्व युद्ध की स्टार्टिंग हो सकती थी क्यूबा मिसाइल संकट द्वारा। अब है ये 4th हमारा वियतनाम संघर्ष। ठीक है, जो 1955 से लेकर 75 तक हमें चला था, लगभग 20 साल, क्योंकि अमेरिका ने हस्तक्षेप करा था। जैसे कि ये आपको इमेज दिख रही होगी, आपके एनसीईआरटी में भी है, कि जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी गलती थी वियतनाम में हस्तक्षेप करना। ओके, अगर वियतनाम के बारे में अगर हम पढ़ें तो वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है, और ये सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी मेन बात समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो ये वियतनाम है, ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्थ वियतनाम और ये हो गया हमारा साउथ वियतनाम। ठीक है, इसके ऊपर जो पहले कब्जा था वो जापान का था। ठीक है ना, जो वियतनाम था पहले जापान का गुलाम था। ठीक है, ओके। लेकिन जब जापान के ऊपर हमला हुआ तो वो क्या करना पड़ गया, इसको वियतनाम को छोड़ना पड़ गया। ठीक है, ओके, यानी कि जापान से वियतनाम आज़ाद हो गया तो वियतनाम के 2 हिस्से हो गए। एक चला गया चाइना के पास और ये हिस्सा चला गया यूके एंड यूएसए के पास। ठीक है ना, इसके पास चला गया।
लेकिन चाइना ने यहाँ पर क्या करा, कम्युनिस्ट पार्टी स्टार्ट कर दी और यहीं के नेताओं को ये लाकर दे दिया कि तुम रख लो। लेकिन यूके यानी कि यहाँ जो फ्रांस था, यहाँ पे पहले भी कब्जा कर चुका था, वो नहीं चाहता था कि ये आज़ाद हो जाए या इसको आज़ाद छोड़ दिया जाए, है ना। और यूएसए यहाँ नहीं चाहता था कि किसी भी प्रकार की कम्युनिस्ट पार्टी यानी साम्यवादी सरकार स्थापित हो सके। चाइना ने तो यहाँ पे साम्यवादी सरकार स्थापित कर दी थी और वहीं के नेता को दे दी, लेकिन यूएसए देने को राजी नहीं था। तो यूएसए और साउथ वियतनाम के बीच में क्या होने लगी, फाइट होने लगी, जो कम से कम 20 साल चली, ठीक है, ओके, जिसमें यूएसए को हारना भी पड़ गया था, क्योंकि जो साउथ वियतनाम की जो जनता थी वो हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और इस जंग में लगभग आप कह सकते हो 60,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, और जो पूरे अगर बात करिए जाए लगभग 30 लाख लोगों की जान गई थी इस युद्ध में, ठीक है, जिसमें 20 साल तक ये फाइट चली थी, ठीक है, जो कि बहुत ही गलत काम करा गया था अमेरिका के द्वारा वियतनाम पर हस्तक्षेप करना, जो कि गलत था, ठीक है। बस इतना समझ लो, मेन बात यही है कि भाई चाइना ने यहाँ पे साम्यवादी सरकार स्थापित कर दी थी, लेकिन यूएसए नहीं चाहता था यहाँ पे साम्यवादी सरकार स्थापित हो, लोकतंत्र की सरकार स्थापित हो, ठीक है। और वहाँ की जनता और यूएसए के बीच में आपसी फाइट होने स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। फर्स्ट इंडो चाइना भी हुई और सेकंड इंडो चाइना वॉर भी स्टार्ट हो गई थी, जिसमें फ्रांस भी हार गया था पहली में, तो ठीक है, ओके। दोबारा करो, मेन यही है कि यहाँ पे साम्यवादी सरकार स्थापित हुई, ठीक है, जो कि यूएसए को पसंद नहीं आई थी, है ना। तो यहाँ पे लोकतंत्र की सरकार स्थापित करना चाहते थे, ठीक है, ओके, जिनके कारण यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो गई, ओके। और है हमारा अगला कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप, ठीक है, कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप, यानी कि जो नॉर्थ वियतनाम था ना, उसको यहाँ से कंबोडिया से सप्लाई चेन थी एक तरह से, यहाँ पे सारी सर्विसेज को प्रोवाइड कराई जा रही थी, है ना। तो इस चक्कर में अमेरिका ने क्या करा, कंबोडिया पे भी हमला करा गया था, लाओस पे भी हमला करा गया था, ठीक है। और आपको पता है नॉर्थ वियतनाम को, इन सभी इलाकों को कहाँ से वेपन्स मिल रहे थे, रशिया से। रशिया इनको वेपन्स दे रहा था अमेरिका से भिड़ने के लिए, यानी कि लड़ाई करने के लिए, ओके। अब है हमारा अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, जो कि 1979 से लेके 89 तक चला था, ठीक है। तो ये सारे कुछ संघर्ष है, इनके बारे में पढ़ लेना। ये छोटा सा था वियतनाम के बारे में जो एनसीईआरटी में दे रखा था, कि बस इतनी सी याद रखो कि जो वियतनाम पे अमेरिकी हस्तक्षेप हुआ था, जो अमेरिका की सबसे बड़ी भूल थी, ठीक है, जिसमें लगभग 60,000 सैनिक मारे गए थे और जो कुल मौत हुई थी लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे, है ना। अब हम पढ़ते हैं कि शीत युद्ध ने किस प्रकार संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया, यानी कि शीत युद्ध के कारण, यानी जो टेंशन क्रिएट हो गई थी ना 1945 से लेके 1991 तक, है ना, शीत युद्ध, ठीक है, ओके। तो इस टाइम पीरियड में क्या क्या स्थिति उत्पन्न हुई। पहला है, दुनिया जो थी दो गुट में विभाजित हो गई थी। एक था पश्चिमी यूरोप यानी कि अमेरिका, जिसकी विचारधारा थी पूंजीवाद, है ना, और दूसरी तरफ था पूर्वी यूरोप यानी सोवियत संघ, जिसकी विचारधारा थी साम्यवाद, ओके। यानी कि दुनिया दो हिस्सों में विभाजित हो गई थी। अब आता है सैनिक संगठनों का निर्माण होना, जैसे नाटो बनाया गया और वार्सा पैक्ट बनाए गए, है ना। नाटो था अमेरिका की तरफ से, वार्सा पैक्ट था सोवियत संघ की तरफ से, ठीक है। यानी सैनिक संगठन बनाए, इसमें लगभग 12 देश शामिल थे, इसमें 8 देश शामिल थे। अब आता है हथियारों की होड़ में वृद्धि। हथियारों की होड़ में काफ़ी मात्रा में वृद्धि हुई, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अंधाधुंध वेपन्स बनाए गए थे, ठीक है, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड में टेंशन क्रिएट हो गई थी, भाई इतने भी वेपन्स ना बनाओ भाई, ठीक है। अब आता है तनावपूर्ण वातावरण की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि अगर एक छोटी सी भी गलती होगी तो परमाणु युद्ध हो सकता है, ठीक है। यानी कि परमाणु युद्ध होने की संभावना बन चुकी थी, ठीक है। इन हथियारों की होड़ के कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में वेपन्स बना दिए गए थे। फिर आता है गुट निरपेक्षता का उद्देश्य, यानी कि जो देश नए नए आज़ाद हुए थे, है ना, वो नहीं चाहते थे कि भाई अभी तो आज़ाद हुए सीधा लड़ाई में कूद जाएं, क्या ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा। तो इन सभी नए देशों ने क्या करा, अपना एक अलग से संगठन बनाया, जिसको कहते हैं गुट निरपेक्षता
की नीति, ठीक है, या गुटनिरपेक्षता आंदोलन, जिसका उद्देश्य ये होता है कि युद्ध के तनाव से दूर रहना और सैनिक संगठनों से दूर रहना, ठीक है, ओके। यानी कि ये युद्ध के तनाव से, यानी कि किसी भी संगठन में शामिल नहीं होंगे, यानी कि यूएसए और यूएसएसआर यानी अमेरिका और सोवियत संघ में शामिल नहीं होंगे, ये युद्ध से दूर रहेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि ये जितने भी युद्ध है ना, और यानी कि जो शीत युद्ध चल रहा है, यानी कि जो वो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, उसको रोकने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से, और ये हुआ भी। यानी कि जितने भी युद्ध है ना, ये युद्ध ये तो भले हो गए, लेकिन युद्ध को परमाणु युद्ध नहीं होने दिया, यानी कि जो नॉर्मल लड़ाई को विश्व युद्ध नहीं होने दिया, ठीक है। इसमें जो मेन भूमिका निभाई थी वो निभाई थी गुटनिरपेक्षता ने और यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी, यूएनओ के बारे में। यानी कि जो गुटनिरपेक्षता था और यूएनओ, इन दोनों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी इन सभी संगठनों को इन सभी संकटों को टालने में, यानी कि युद्ध को टालने में, ठीक है, ओके। जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता थे, जैसे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वामे एन कर्मन, शुक्राणु, गमाल अब्दुल नासिर और जोसेफ ब्रास टिटो। मेरी बात ध्यान से सुन लो सभी बच्चे, ठीक है, कि भाई ये जितने भी 5 नेता है ना, मिनिमम किन्हीं 3 नेताओं के नाम याद रख लो, किन्हीं 3 नेता, क्योंकि ये चाहे आपका एस1 हो, चाहे आपके यूनिट टेस्ट हो, चाहे आपके वाइवा हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, ये रिपीट होंगे, ये नाम आएंगे। कोशिश तो करो सारे 5 के 5 नाम याद हो, लेकिन मिनिमम तो 3 याद रखने हैं, ठीक है, ओके। चलिए अब सारी चीज़ें को एक बार दोबारा सारी चीज़ें रिपीट करते हैं कि हमने इसने पढ़ा क्या है। देखो, शीत युद्ध के दौर में कुछ संघर्षों की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसे शीत युद्ध के दायरे बोलते हैं, जैसे कोरिया संकट, बर्लिन संकट और क्यूबा मिसाइल संकट हो गया, और वियतनाम संकट जो अमेरिकी हस्तक्षेप हुआ, तो जो अमेरिका की सबसे बड़ी भूल थी, जो कि नहीं करना चाहिए था। और ये संकट लगभग 20 साल चला था। इसमें लगभग अमेरिकी सैनिक 60,000 सैनिक अमेरिकी मारे गए थे, और टोटल बात करी जाए, यानी कि वियतनाम की जनता को भी मिला दिया जाए, क्योंकि अमेरिका ने यहाँ पे इतने बम फेंके थे, यानी कि अपनी वायुसेना से इतने ईरान और इराक पे भी हमले नहीं करे थे, बहुत ज़्यादा मात्रा पे क्षति पहुँचाई थी वियतनाम में, ठीक है। लगभग यहाँ पर 30 लाख लोग मारे गए थे। और कम्बोडिया वियतनाम में भी हस्तक्षेप हुआ था, यानी सप्लाई चेन को रोकना चाहते थे यहाँ पर। और अफगानिस्तान में भी सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ था, ठीक है, ओके, रिसोर्स वगैरह लूटने के लिए। अब आता है शीत युद्ध में किस प्रकार संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया, यानी शीत युद्ध ने किस प्रकार संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। पहला दुनिया 2 गुटों में बट गई, पहला अमेरिका और सोवियत संघ में। सैनिक संगठनों का निर्माण हुआ, यानी नाटो वार्सा पैक्ट का निर्माण हुआ, और हथियारों की होड़ में वृद्धि होगी, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में वेपन्स बनाए गए थे, जिनके कारण एक तनावपूर्ण की स्थिति उत्पन्न हो गई, ठीक है, जो 1945 से लेके 1991 तक चलती रही, ठीक है। अब आता है गुटनिरपेक्षता का उदय हुआ, ठीक है, इन्हीं टेंशन के कारण, जिसके अंदर अधिकांश नए विकासशील देश थे, यानी कि जो नए देश आज़ाद हुए थे। लगभग भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वामे एन कर्माधाना के पहले प्रधानमंत्री थे, शुक्राणु यानी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ये भी पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। गमाल अब्दुल नासिर, ये मिस्र के दूसरे, ठीक है, राष्ट्रपति थे, दूसरे। और जोसेफ ब्रास टिटो यूगोस्लोवाकिया के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है, ओके। किसी को कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स कर देना, और इन सभी बातों को नोट ज़रूर करना। नेक्स्ट क्लास में गुटनिरपेक्षता के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोशिश करना कि ये पाँचों के जो नाम है आपको याद हो जाएं। ये 100% आपसे पूछे जाएंगे, चाहे आपका वाइवा हो, चाहे आपके क्लास टेस्ट क्यों ना हो। आपके क्लास में टीचर्स भी आपसे ओरली भी क्वेश्चन पूछेंगे जरूर, इन नेताओं के नाम, तो प्लीज़ इनको ज़रूर याद रखना, ओके। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। मैं ताराचंद।